Hello students, how are you? I hope you should be fine. And how's your study going on? मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली एक मरतबा फिर आपके खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो खुसूसन यूपीएससी और पीसीएस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है, बहुत ही उसकी इम्पोर्टेंस है। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है ज्योग्राफी। अगर हम यूपीएससी में, हालांकि ये सब अपने आदमी के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी क्या चॉइस है, उसका क्या इंटरेस्ट है, लेकिन मेरा जो अपना ज़ाती तजर्बा है वो ये है कि अगर एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी को कंसीडर किया जाए, इसके बहुत फ़ायदे हैं, इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। तो आज मैं इसी पर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो देखिए, ज्योग्राफी को उसको डिवाइड किया हुआ है 4 हिस्सों में, 4 भागों में उसको बांट रखा है, डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। वैसे तो ये बहुत लंबा वीडियो है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको 3 या 4 पार्ट्स में बनाने की और उसको मुकम्मल करने की। तो देखिए, सबसे पहला जो हिस्सा है, उसका जो फर्स्ट नंबर पे है वो है एस्ट्रोनॉमी, जिसे खगोल कहते हैं। ये सबसे प्राचीन है, इसकी शुरुआत हजारों वर्ष पहले हुई थी और इसकी झलक धर्मों में भी दिखाई दी, धार्मिक तरीके से भी सामने आई है। और ये जो इसका संबंध है, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, एस्ट्रोलॉजी से भी इसका बहुत बड़ा रिश्ता है, एक गहरा रिश्ता है। और ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं, हालांकि दोनों डिफरेंट हैं, एक दूसरे से अलग हैं, काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मैंने यहाँ शो किया है एस्ट्रोलॉजी, ये सितारों की चाल को बताता है। तो ज्योतिषी लोग जो हैं वो इसको बहुत मानते हैं और इससे कुछ वक्त पहले ये दोनों सब्जेक्ट सेम ही समझे जाते थे, लोग इसको एक दूसरे से अलग नहीं कर पाते थे। लेकिन ये अलग बात है कि ये दोनों सब्जेक्ट अलग हैं, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन फिर भी लोगों की धारणा ये थी कि ये दोनों एक ही है। तो हम इसकी अगर बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी की, ये जो है इसकी भूगोल में, ज्योग्राफी में बहुत ही अहमियत है। हाल ही अगर इसी से की बात करते हैं तो इसको भी 17 ब्रांचेस में बांटा हुआ है। तो ये बहुत लंबा टॉपिक बन जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा दूं और फिर आप उसको खुद एक्सप्लोर कर लेंगे, सर्च कर लेंगे, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो देखिए, इसका ताल्लुक जो है, इसका ताल्लुक बहुत गहरा मैथमेटिक्स से भी है, फिजिक्स से भी है, केमिस्ट्री से भी है। ये तीनों चीज़ों को कवर अप करता है। और इसका एक बहुत अहम रोल ये भी है कि यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं, चाहे वो सन है, चाहे वो मून है, वो गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें, जो पार्टिकल्स जो होते हैं, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, वो हमें दिखाई भी नहीं देते, हम आंखों से उनको देख नहीं पाते। तो उसके लिए ये जो सब्जेक्ट है, ये तमाम तर इन चीज़ों को जो मैंने अभी आपसे अर्ज किया है उनको कवर अप करता है। तो और दूसरा और समझ लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं इसका संबंध साइंस से भी है। हालांकि साइंस एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी इसको साइंस से भी रिलेट किया जा सकता है, क्योंकि ये जो यूनिवर्स है उसके अंदर तमाम तर जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, हमें बताता है उनका फंक्शन किस तरह होता है, वो किस तरह फंक्शन करते हैं और उनकी कितनी इम्पोर्टेंस है और दुनिया में क्या क्या रोल वो प्ले करते हैं। तो ये सारा काम, ये एस्ट्रोनॉमी है, ये सब हमें इसका ज्ञान देता है, इसकी नॉलेज देता है। और अब हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट पर, सेकंड नंबर पर, ये है जियोलॉजी। जियोलॉजी भी बहुत अहमियत का बाइस है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं और बहुत ही
इसका महत्व है यूपीएससी में और पीसीएस में, क्योंकि मैं हमेशा आपसे जो बात करता हूँ यूपीएससी की बात करता हूँ, पीसीएस की बात करता हूँ। मेरे जो सेशंस होते हैं, जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं पिछले 25 साल से जो मैं पढ़ाता हूँ उनको इस सब्जेक्ट को, तो मैं उसी से मुताल्लिक़, उसी से रिलेटेड बात करता हूँ और मैं समझता हूँ करना भी वही चाहिए जो आदमी का सब्जेक्ट होता है। तो हम इसमें देख लीजिएगा, भूगर्भ शास्त्र भी से कहते हैं, ये जमीन से संबंधित ज्ञान ही भू विज्ञान कहलाता है और ये हमें ठोस पृथ्वी का निर्माण करने वाली शैली तथा उन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें सभी पृथ्वी से संबंधित विषय आते हैं। जमीन से रिलेटेड, पृथ्वी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सबको ये कवर करता है। ये सेकंड नंबर का, जिसको हम जियोलॉजी कहते हैं। और इसमें जैसे उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जाम्पल खनिज शास्त्र, तलहट विज्ञान, भूमापन और खनन, ज्वालामुखी, भूकंप, भूसंचलन, पर्वत निर्माण, महादेशीय विस्थापन, जलवायु परिवर्तन तथा हिमयुग खास है। ये जो चंद चीजें मैंने लिखी हैं आप पहले समझ लीजिएगा, बाद में अपनी नोटबुक में इनको उतार लीजिएगा और फिर इसको थोड़ा सा रिवाइज करके देखिएगा। ये आपको बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा आपकी एग्जाम में और आपकी स्टडी में। दूसरा, जमीन से रिलेटेड, इससे मतलब ये है, इसका आप समझ लीजिए इसका मकसद क्या है। हमारी जमीन में बहुत सारी चीज़ों में चेंज होती रहती है, ख़ास तौर से जैसे जो अगर आपसे एग्जाम में यूपीएससी में खुसूसन और पीसीएस में ये सवाल अक्सर बेशतर पूछा जाता है कि भूकंप किस तरह आता है, ज्वालामुखी क्यों आता है, वर्षा जो होती है उसका क्या रीज़न है। कहीं किसी स्टेट में जैसे दार्जिलिंग है, बहुत सारी स्टेट्स ऐसी है जहाँ ज़्यादा बारिश होती है बरसात में, ख़ास तौर से जैसे बॉम्बे है, बॉम्बे में ज़्यादा बारिश होती है मुकाबले हमारे इधर के। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं या जो और स्टेट्स हैं हमारी उनकी बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो इस तरीके से वहाँ ज़्यादा, बिहार में भी कुछ हिस्सों में बाढ़ आ जाती है अक्सर। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है ये जियोलॉजी कवर करती है। पहाड़ों पे जो चाल है, जो उसके सिस्टम है, ये उसके बारे में बताती है, उस पर रोशनी डालती है। अगर इन तमाम तर चीज़ों को आपको समझना है, जैसे मैंने ये लिखा है, तो आपको इस सब्जेक्ट का भी अध्ययन करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए होता ये है कि अगर कोई भी आपको टीचर है, आपका ट्यूटर है, आपका मेंटोर है, आपका कोई गाइड है, वो आपको एक हद तक कोई भी चीज़ बता सकता है, आपका मार्गदर्शन कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है, लेकिन उसके लिए आजकल तो इंटरनेट का ये एरा है, इसमें हर चीज़ मौजूद है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कोई भी आपको अपना क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो आप वहाँ से अपना तलाश कर सकते हैं। आज बहुत आसानी हो गई है यूपीएससी या पीसीएस को करेक्ट करने की, अब कोई ज़्यादा दुश्वारी नहीं है। आपसे 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले बहुत ज़्यादा परेशानी और दिक्कत पेश आती थी स्टूडेंट्स के सामने। अब वो मरहला खत्म हो गया है। तीसरे पर आते हैं, टोपोलॉजी। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसका तीसरा पार्ट है, जैसे मैंने लिखा है, थर्ड मैंने यहाँ लिखा है। इसमें ये जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं कंप्यूटर की, ये इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत मेजर रोल है। ये बताता है डेटा जो ट्रांसफ़र होता है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, किस तरीके से डेटा काम करता है, फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, इसका क्या रोल है, किस तरीके से हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है, ये ध्वनि का क्या रोल है, लहरें किस तरह से एक दूसरे में चेंज होती हैं, उसके अंदर मर्ज हो जाती हैं। तो ये तमाम तर जो ये सब्जेक्ट, ये भी अपने अंदर बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। इसके बारे में ये सब्जेक्ट इस पर रोशनी डालता है, इससे भी रिलेटेड आपके यहाँ एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये तीसरा पार्ट है, इसका तीसरा भाग है इसका। अब चौथे भाग पर निगाह डालते हैं। ये है ज्योग्राफी, भूगोल। ये इसका चौथा वाला हिस्सा है, यानी कि 3 कंप्लीट हो गए हैं, ये चौथा वाला है। अब इसको थोड़ा सा देखिएगा। ये जो लफ्ज है इसका हमें
इल्म होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये लफ्ज़ कहाँ से आया। ये जो लफ्ज़ है भूगोल, बेसिकली ये संस्कृत का लफ्ज़ है। इसमें ये भू एक वर्ड है और उसके बाद गोल है, इन दोनों को मिला दिया गया और यहाँ मैंने लिखा भी है, जिसका मिलाकर ये हुआ गोलाकार। इसका अर्थ होता है पृथ्वी, इससे मुराद है पृथ्वी। तो ये संस्कृत का लफ्ज़ है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया और इसका मतलब यहाँ पर निकला पृथ्वी, गोलाकार। इसमें समझ लीजिएगा इसका जो रोल है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और यूँ तो चार ये तीन जो अभी हमने आपसे शेयर किए, इनकी बहुत अहमियत है, लेकिन इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डाल देते हैं। देखिए 450 ईस्वी में संसार का चित्र बनाया गया था, इसमें ही इसकी शुरुआत हुई थी। और उसके बाद 240वीं ईस्वी में पृथ्वी का गणना की गई थी, उसको काउंट करना शुरू किया था कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है, कहाँ पर कौन सी चीज़ नहीं है। ये तमाम तर चीज़ें 240वीं ईस्वी में हुई थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर इसमें 20 ईस्वी में स्ट्रैबो एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस, अपने जो उनके अनुभव थे वो पब्लिक के साथ शेयर किए। ये हजारों साल पुरानी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब दूसरा चलते हैं, देखिए इन्होंने इसको स्ट्रैबो जो है, इन्होंने इसके 17 पार्ट्स बनाए थे, उसे 17 भागों में बनाकर प्रकाशित करने की कोशिश की थी, उसको डिवाइड करके 17 हिस्सों में, और उन्होंने वहां पर इसको पब्लिक तक पहुंचाया, दुनिया तक पहुंचाया। तो इनका भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है, बहुत हाथ है इनका। अब यहाँ पर आते हैं, ये 77 ईस्वी का जिक्र है, इसमें प्लिनी द एल्डर विश्व कोरल, इन्होंने जो है विश्व का एक चित्र बनाया था, उसको समझाया था। तो ये इसके एक तरीके से जन्मदाता थे, इन्होंने ये काम अंजाम दिया था। नेक्स्ट देख लीजिएगा, ये तो अभी की बात है, पुरानी नहीं है, मतलब ये समझ लीजिए आपके 1000 साल के करीब, या 1154 में भूगोल पर पहली मर्तबा इदरीसी नाम का एक लेखक थे, एक राइटर थे, जिन्होंने यहाँ पर लिखा है मैंने, उन्होंने इस पर एक किताब लिखी थी और उसको पब्लिश करवाई थी, उसको प्रकाशित की थी। तो वो पहले उसके राइटर थे। बाकी इससे पहले जो काम जितने भी विद्वान गुजरे हैं, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स गुजरे हैं अपनी अपनी फील्ड में, ख़ासतौर से अगर हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबने पहले जो शुरुआत हुई थी वो पत्थरों से हुई थी, पत्थर पे लिखना शुरू हुआ, फिर उस पर चित्र बनाने शुरू हुए, फिर वहीं से आहिस्ता आहिस्ता ये सब प्रोग्रेस होती चली गई, डेवलपमेंट होता चला गया, विकास होता चला गया। शुरुआत ये जहन में रखिएगा, ये सब शुरुआत पत्थर से हुई थी और आखिर में 1957 और 1958 में अंतर्राष्ट्रीय भूगोल वर्ष मनाया जाता है, जब सारे काम लोगों ने अंजाम दे दिए, बहुत बड़े लेवल पर बहुत बड़े ये सब काम हुए हैं। इससे पहले इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में नहीं समझते थे, जैसे मैंने आपको बताया था, ये एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी इन दोनों को एक ही समझा जाता था, इसको लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे, सोचते थे दोनों एक ही सब्जेक्ट है। तो इस पर जो वर्क हुआ इस बीच में 100, 200, 500 साल में बहुत बड़े लेवल पर हुआ, आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोग्रेस होती चली गई। तो आखिर में 1957 और 1958 में इसको एक डेट डिसाइड करके और उसको इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको ज्योग्राफी डे कह सकते हैं हम। और बाकी ये समझ लीजिएगा, यूनान, इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, चाहे तो हम फिलॉसफी की बात करते हैं, मैं उस पर भी कुछ वीडियोस आपको बताऊंगा, उसमें कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। यूनान एक ऐसा कंट्री है जहां मैक्सिमम फिलोसोफर्स हुए हैं, बड़े दार्शनिक गुजरे हैं। वैसे तो सब अलग अलग कंट्रीज़ में हुए हैं, जर्मन में भी हुए हैं, फ्रांस में भी हुए हैं, इंग्लैंड में हुए हैं, अमेरिका में हुए हैं, चाइना में हुए हैं, सब जगह हुए हैं, इंडिया में भी हुए हैं। लेकिन यूनान में 2-3 बड़ी अजीम, बड़ी ग्रेट, बड़े महान विद्वान गुजरे हैं, फिलोसोफर गुजरे हैं, उनको सभी अपना गुरु मानते हैं, उनकी
अपनी जो कला थी, उनका जो फन था, वो अनमोल था, बहुत ज़बरदस्त था। उस पर हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वो भी अक्सर व बेशतर यूपीएससी और पीसीएस में उससे रिलेटेड सवाल आ जाते हैं, उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। तो बहरहाल ये चंद चीज़ें जो हैं मैंने आपके साथ शेयर की हैं ज्योग्राफी के ऊपर। इसमें ये समझ लीजिएगा कि ये जो सब्जेक्ट है अपने अंदर थोड़ा सा वास्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने जैसे बताया ये एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोनॉमी को 20-17 ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है। अब 17 पर मैं अगर बोलना शुरू करूंगा तो वो कई घंटे लग जाएंगे, उसमें 5, 6, 7 घंटे लग जाएंगे। तो इतना वक्त किसी भी स्टूडेंट के पास नहीं होता, वो बोर हो जाता है। ख़ासतौर से जो इनिशियल स्टेज पे स्टूडेंट्स होते हैं वो एकदम रिलेट नहीं कर पाते, इंजॉय नहीं कर पाते। मेरा अपना मेथड ये रहता है पढ़ाने का कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि वो उसमें इंजॉय भी करने शुरू कर दें। पढ़ने के दौरान ड्यूरिंग स्टडी उनको ऐसा लगे कि हम बोर नहीं हो रहे, हम पर कोई चीज़ इम्पोज नहीं की जा रही है। पढ़ाना उसी को अच्छा समझा जाता है। कोई भी चाहे टीचर हो या कोई भी हो, अगर उसको इस तरीके से बयान करे जैसे कोई कहानी और किस्सा होता है, तो वो चीज़ बहुत जल्दी आदमी के दिमाग में बैठ जाती है, उसके माइंड में बैठ जाती है। तो बहरहाल आज ये चंद चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है। इसका मैं दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा और तीसरा पार्ट भी बनाऊंगा। इसके कई पार्ट बनेंगे, तब ज्योग्राफी का पूरा स्ट्रक्चर आपके समझ में आएगा। बस अब मुझे इजाज़त दीजिए और आखिर में मेरी आप तमाम तर देखने और सुनने वालों से ये रिक्वेस्ट है, ये दरख्वास्त करता हूँ कि आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा, ताकि जो इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड, मैं ये चाहता हूँ कि आपकी तरह दूसरे लोगों को भी फैज़ पहुँचे, उनको भी मज़ा आए। और वो अगर कहीं उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो यूपीएससी का आइडिया ड्रॉप कर देते हैं, फिर किसी दूसरे प्रोफेशन को चूज़ कर लेते हैं। तो मुमकिन है मेरी कुछ वीडियोस से, मेरे कुछ लेक्चर्स से वो अपना जहन चेंज कर दे, अपना माइंड चेंज कर दे और फिर दोबारा से यूपीएससी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दे। मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, वो नेशन की अमानत है। अगर ऐसे बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे तो देश का भी फायदा होगा और जिस जगह पर वो जाएंगे वहाँ भी लोगों को बहुत फैज़ पहुँचेगा। तो चलिए बस आज इतना ही, कल फिर दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।